शकील हंसा। यही वजह है हमें कम नाकामी का मुंह देखना पड़ता है और हमारी एक साख है। चंद लम्हे बाद नजदीक से छींगर बोलने की आवाज आई। जवाब में शकील ने भी वैसी ही आवाज निकाली थी जो हैरत अंगेज तौर पर झींगर के बोलने से मुशाबा थी। मुझे बाद में पता चला इनके पास ऐसी सीटियां थीं जिनमें फूंक मारने से झींगर के बोलने जैसी आवाज निकलती थी। क्योंकि जीप के अंदर तारीकी थी इसलिए मैं शकील को सीटी बजाते नहीं देख सका था। एक साया जीप के नजदीक आया। हम खामोशी से जीप से उतरे और एक लफ्ज कहे बिना साये के साथ चल पड़े। अलबत्ता ड्राइवर जीप में ही रहा था। झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान से गुजरते हम एक टीले तक आए थे। ऊपर जाना होगा, साये ने दबी आवाज में कहा। किसी न किसी तरह हम टीले पर चढ़ गए जहां झाड़ियों के दरमियान निगरानी करने वाले ने ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना रखी थी और उसके पास तमाम जरूरी आलात थे। यहाँ से वो वसी और दही तर्ज की लेकिन पुख्ता इमारत साफ नजर आ रही थी जिसके गिर्द ऊंची चार दीवारी थी। ये चार दीवारी कोई 1 एकड़ के रकबे में फैली थी और इसका अहाता तेज रोशनियों से जगमगा रहा था। दीवार पर हर चंद गज के बाद तेज रोशनी वाला बल्ब लगा था और दीवार पर खारदार तारें भी थीं। निगरान ने बताया ये तारें 2 दिन पहले लगाई गई हैं। आदमियों का भी इजाफा कर दिया गया है। अब इस इमारत में कम से कम 1.5-2 दर्जन अफराद मौजूद हैं। मेन गेट पर 2 अफराद हम वक्त रहते हैं और इमारत पर भी 6-7 अफराद का मुस्तकिल पहरा है। टीला इमारत से कोई 500 गज के फासले पर था और इतनी दूर से महज आंख से निगरानी नामुमकिन थी। लेकिन इस जगह से इमारत और इसके अहाता का बेशतर हिस्सा बड़ी अच्छी तरह नजर आ रहा था। मैंने दूरबीन मांगी, उसने मुझे आम सी दूरबीन दी। नाइट विजन की जरूरत नहीं थी। इमारत वालों ने रोशनी का माकूल इंतजाम कर रखा था। एक तरफ अहाते में दीवार के साथ चंद कोठड़ियां बनी थीं। मैंने दूरबीन आंखों से लगाई तो अहाता जैसे चंद गज के फासले पर आ गया था। ये दूरबीन मुख्तसर लेकिन बेहद ताकतवर थी। अहाते में गेट से कुछ फासले पर 4-5 गाड़ियां और चंद मोटरसाइकिलें खड़ी थीं। मैंने दूरबीन घुमाकर मेन गेट की तरफ देखा। वहां एक शख्स शाने से गन लटकाए टहल रहा था। ये पुरानी साख्त की गन थी। अलबत्ता अहाते में इमारत के गिर्द मौजूद अफराद के पास जदीद साख्त की राइफलें थीं। इमारत एल शक्ल की थी और इसकी सीधी साख्त मेरे सामने थी, यानी एल का कोना मेरी तरफ था। इस एक मंजिला इमारत को सुर्ख पक्की ईंटों से बनाया गया था। बाज खिड़कियां रोशन थीं और बाज तारीक थीं। मैं रोशन खिड़कियों को देखने लगा। गर्मी की वजह से खिड़कियां खुली थीं और इन पर से पर्दे भी हटे हुए थे। एक कमरे में एक बड़ी और घनी मूंछों वाला शख्स शराब नोशी में मसरूफ था। खुली और लिबास से वो बदमाश लग रहा था। अचानक खिड़की के सामने एक लड़की आई थी। इसने मुख्तसर सा लिबास पहन रखा था जिसे पुश्त की तरफ से देखकर एक लम्हे के लिए मेरे दिल की धड़कन रुक गई थी, क्योंकि पीछे से वो मोना से बेहद मुशाहबा लग रही थी। खासतौर से उसके लेयर कट बाल बिल्कुल मोना जैसे थे। लेकिन जब सोफे पर बैठे हुए बदमाश ने उसे अपनी जानिब खींचा और उसका चेहरा सामने आया तो मैंने सुकून का सांस लिया था। वो मोना नहीं थी बल्कि सूरज से बाजारी कदोखाल रखने वाली औरत नजर आ रही थी। इसके अतवार और लिबास भी उसकी गवाही दे रहा था। लड़की अच्छी है। शकील भी दूरबीन आंखों से लगाए हुए उसी जानिब देख रहा था। मैं उसे अकब से देखकर डर गया था। मैंने एतराफ किया और दूसरी रोशन खिड़कियों में झांकने लगा। फिर खिड़की के सामने आते ही मेरे हाथ रुक गए थे। वो बिलाशुबा मोना थी। दोनों हाथों से खिड़की की सलाखें थामे वो आसमान की तरफ देख रही थी। इसका सुता हुआ चेहरा इन मसाइब और आलाम का आईनादार था जो इस पर गुजर रहे थे। वैसे वो ठीक ठाक लग रही थी। मैंने दूरबीन को मजीद फोकस करते हुए इसका जायजा लिया। मेरा दिल कटने लगा। मेरे प्यारे सिर्फ मेरी वजह से कितनी परेशानी उठा रहे थे। अचानक उसके अकब से सफीर नमूदार हुआ। उसने मोना के शाने पर हाथ रखकर कुछ कहा तो उसके शाने से सर टिकाकर रोने लगी। इसका हचकोले लेता जिस्म गवाही दे रहा था। सफीर उसे तसल्ली देने लगा और जब यह तसल्ली सेंसर की हदूद में दाखिल होने लगी तो मैंने झींप कर दूरबीन वहां से हटा ली और अहाते का जायजा लेने लगा। साथ ही मैंने निगरान से पूछा, तुम्हारे बाकिया 2 साथी कहाँ हैं? इन्होंने दूसरे मकामात पर पोस्टें बना रखी हैं। एक इमारत के दूसरी जानिब है और दूसरा इस रास्ते की निगरानी करता है जो पक्की सड़क से हवेली की तरफ आता है। मुमकिन है इमारत तक आमनो रफ्त के लिए कोई और रास्ता भी इख्तियार किया जाता हो। उसने नफी में सर हिलाया। इतने दिन की निगरानी से यह बात हतमी तौर पर साबित है। यही एक रास्ता है जो शुमाल में पक्की सड़क तक जाता है। 2 दर्जन अफराद के लिए रोजाना सामान आता होगा। खासतौर से दूध, अंडे, गोश्त जैसी चीजें तो रोज दरकार होती हैं। एक सुजुकी पिकअप रोज सप्लाई करके जाती है। क्या इस पिकअप को ट्रैप करके अंदर जाना मुमकिन नहीं है? मैंने उसका जायजा लिया है, लेकिन यह काम यूं बेहद मुश्किल है कि पिकअप खुली होती है और ड्राइवर अकेला होता है। गेट के निगरान उसकी सूरत देखकर दरवाजा खोलते हैं। इसके अलावा कोई और आमतुरफ्त हर दूसरे तीसरे दिन बुर्का पोश औरतों को लेकर एक गाड़ी आती है। आमतौर से रात के वक्त और सुबह सवेरे चली जाती है। पेशावर औरतें? मैंने पूछा। इम्कान यही है, वरना इस इमारत में इस तरह औरतों के आने का क्या जवाब हो सकता है?
शकील बोला। मैंने निगरान से पूछा, क्या आज भी बुर्का पोश औरतें आई हैं? जी जनाब, उसने असबात में जवाब दिया। रात 9 बजे एक कार में 4 बुर्का पोश औरतें आई थी। इस वक्त वो अहाते के साथ मौजूद कोठड़ियों में है। मैंने दूरबीन उस तरफ घुमाई। दीवार के साथ 6-7 कोठड़ियां थीं। कच्ची मिट्टी से बनी इन कोठड़ियों पर टीन की शीटें पड़ी थीं। जब मैं देख रहा था तो एक शख्स सिर्फ धोती में बाहर निकला और एक तरफ से बने बाथरूम में चला गया। वो सो रहा था या किसी और मसरूफियत में गुम था, ये वाज़ेह नहीं था। अचानक एक और कोठड़ी का दरवाजा खुला और इसमें से एक औरत निकलकर भागी। उसके बदन पर लिबास नाम की कोई शय नहीं थी, मगर उसे चंद कदम से आगे जाना नसीब नहीं हुआ। कोठरी से 2 मर्द चीते की तरह झपटे और इसे किसी बकरी की तरह दबोच कर अंदर ले गए। अगर वो राजी खुशी आने वाली पेशावर औरतों में से थी तो इसे इस तरह भागने की क्या जरूरत थी? क्या इन लोगों ने किसी औरत को कैद कर रखा था और उसकी बेहुरमती कर रहे थे? मैंने ये बात निगरान से पूछी। इसने नफी में जवाब दिया, 1 हफ्ते के दौरान में मैंने किसी औरत को नहीं देखा है सिवाय मोना बीबी के। आप इस मामले में सर न कपाएं शहबाज साहब। शकील बोला, ये बताएं कि अब हमें क्या करना है? हमला, मैंने फैसला कुन लहजा में कहा। सुबह जब ये औरतें वापस जाएंगी तो हम इन्हें ट्रैप कर लेंगे और फिर इनको बुरकों में वापस आएंगे। रात भर अय्याशी के बाद ये बेखबर सो रहे होंगे और हम बआसानी इन पर काबू पा सकते हैं। ये सब इतना आसान नहीं है शहबाज साहब। अंदर 1.5-2 दर्जन के करीब मुसल्लह अफराद हैं। इनमें से 6-7 हर वक्त पहरे पर रहते हैं। बेखबरी में हमला करके हम इन पर काबू पा सकते हैं। फिर इन जगहों से भी हमारी मदद की जाएगी जहां से अमारत की निगरानी होती है। तुम लोगों के पास दूर मार राइफलें तो होंगी। शहबाज साहब, इस किस्म के मंसूबे इस तरह नहीं बनते हैं। हमें पूरी प्लानिंग के बाद हमला करना होगा। नहीं, हमला आज ही होगा, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। ये मत भूलो तुम सब मेरे चार्ज में हो। अच्छा, जैसी आपकी मर्जी, शकील ने बेबसी से कहा। कोठी से 5 अफराद, कम से कम 3 अच्छे निशानेबाज हों और दूर मार राइफलें हों। बाकी असलहा तुम अपनी स्वाबदीद पर ला सकते हो। मेरा ज़हन तेजी से काम कर रहा था। 4 अफराद मेरे साथ जाएंगे, 4 बुरका पोश होंगे और 1 कार की डिक्की में होगा। जैसे ही हम अंदर जाएंगे सबसे पहले गनमैन को शूट करना होगा। हमारे पास खामोश पिस्तौल भी होने चाहिए। मैं समझ गया। एक तजवीज़ और है, एक तेज गाड़ी में कम से कम 4 अफराद पीछे होंगे। जैसे ही गेट वाले मारे जाएं वो भी अंदर आ जाएं, ये बेहतर रहेगा, मैंने खुश होकर कहा। मोना और सफीर को बेकसी की हालत में कैद देखकर मेरा दिल तड़प गया था और मैं हर खतरा मोल लेकर इन्हें मुर्शद अली के चुंगल से निकालने का फैसला कर चुका था। शकील आदमी और असलहा लाने के लिए चला गया। मैं वहीं रुक गया। दूरबीन से वक्फे से इमारत का जायजा लेता रहा। निगरान ने मुझे थर्मास से कॉफी निकाल कर दी। सॉरी सर, कॉफी बहुत सी हो चुकी है। कोई बात नहीं, काफी है, मैंने कप लिया। मेरा ज़हन इस प्लान में उलझा था। दरहकीकत मुझे भी एहसास था कि मैंने कोई बहुत अच्छा मंसूबा नहीं बनाया है। ये बेहद रिस्की था और कामयाबी गैर यकीन थी। अलबत्ता एक बात यकीनी थी कि हमले की सूरत में दोनों तरफ से कई जाने जा सकती थी। बहरहाल हालात ने मुझे इस रुख पर पहुंचा दिया था कि मैं अपने साथियों को छुड़ाने के लिए दुश्मन का खून बहाने के लिए भी तैयार था। सबसे ज्यादा खतरा गेट के अफराद से था। अगर वो खतरा भाप जाते तो काम बेहद मुश्किल हो जाता। हमें उल्टा लेने के देने पड़ जाते। इन्हें खामोशी से काबू करना बेहद जरूरी था। सुबह के 4 बज रहे थे। शुरू में अहाते में 5-6 मुसल्लह अफराद थे। इनकी ड्यूटियां बदल रही थी। अंदर से कोई एक आता तो उसकी जगह कोई दूसरा चला जाता था और जाने वाला भी आराम नहीं करता था। नतीजा ये निकला कि सुबह 4 बजे तक सिर्फ 2 अफराद बाहर थे और वो भी सुस्त अंदाज में इमारत के सामने वाले हिस्से में टहल रहे थे। इस वक्त रेडियो पर शकील के आने का इशारा मिला। मैंने उसे अपनी जगह रुकने को कहा और खुद निगरान के साथ टीले से उतरकर शकील के पास पहुंच गया। इस बार जीप में 4 अफराद मजीद थे। एक और जीप में 4 अफराद सड़क के पास खड़े थे। निगरान को वापस भेजकर मैं शकील और दूसरे अफराद के हमरा सड़क तक आया, जहां दूसरी जीप एक दरख्तों के झुंड के अकब में छुपी थी। मुझे और शकील को मिलाकर कुल 10 अफराद थे। टीले वाला निगरान माहिर निशानची था और उसके पास दूर मार राइफल भी थी। बाकी 2 निशानची और दूर मार राइफलें शकील अपने साथ लाया था। इन्हें दूसरी पोस्टों पर भेज दिया गया और इनके निगरान हमारे साथ आ मिले। हम सब के पास मुख्तसर फासले पर काम करने वाले रेडियो सेट थे, जिनसे मुंसलिक हेडफोन और माइक हमारे सर पर चढ़े थे। तमाम आलात की अमली मशक कर ली गई। हमें बुरका पोश लड़कियों वाली गाड़ी को रोकना होगा। लड़कियों को उतार कर इनके बुरका 4 अफराद पहनेंगे। मैंने इन्हें ब्रीफ किया। अगर कार हुई तो एक आदमी डिक्की में छुपेगा। मेरी एक तजवीज़ है सर, शकील ने कहा। ड्राइवर के साथ फ्रंट पर एक लड़की को बिठा दिया जाए। यह ख्याल मेरे जहन में भी आया था, लेकिन काम रिस्की है। लड़की भांडा फोड़ सकती है और एक आदमी भी कम होगा। अगर मेन गेट के कार्ड को शक हो जाए तो उसे फौरन शूट कर दिया जाए और अंदर जाने वाले तमाम अफराद के पास खामोश पिस्तौल होने चाहिए। असली की क्या पोजीशन है? सर, सब के पास खुदकार राइफलें और पिस्तौल हैं। पहले अंदर जाने वाले 4 या 5 अफराद के लिए खामोश पिस्तौल हैं। चंद दस्ती बम भी हैं। बम इन्हें दो जिन्हें इस्तेमाल करने आते हैं। क्या कोई बेहोश करने वाला गैस का बम नहीं है?
सॉरी सर, इसका ख्याल नहीं रहा, शकील ने मुआजरत की। कोई बात नहीं, एक बात याद रखें, आपकी जान और यरगमालियों की जान सबसे मुकद्दम है, लिहाजा जैसे ही कोई मुसल्ला फर्द नजर आए उसे बिला वार्निंग शूट कर दें। यस सर, इन सब ने यक आवाज कहा था। निगरानों की तरफ से इशारा मिलते ही हमें हरकत में आ जाना होगा। दोनों जीपें कच्चे रास्ते के एक ऐसे मकाम पर छुपा दी गई थीं जहां से फौरी तौर पर इन्हें हरकत में लाकर रास्ता ब्लॉक किया जा सकता था। एहतियातन एक शख्स को सड़क की तरफ भेज दिया गया ताकि कोई इस तरफ आए तो वो हमें पहले ही खबरदार कर दे। इन सारे कामों में 5 बज गए। वस्त सितंबर होने की वजह से सुबह के नजदीक मौसम किसी कदर सर्द हो जाता था। निगरान का कहना था कि बुर्का पोश औरतें आमतौर से सुबह 6 साढ़े 6 बजे वापस जाती थीं, यानी सुबह सवेरे अपने ठिकानों पर पहुंच जाती थीं ताकि सारा दिन आराम करके आने वाली रात के लिए तैयार हो सकें। शकील खाने पीने का सामान साथ लाया था। मैंने चंद बिस्किट और कॉफी ली। रात का खाना भी मैंने हल्का लिया था, इस वजह से मुझे हल्की सी भूख लग रही थी और मैं पूरी तरह चाको चुबंद था। वक्फे वक्फे से मैं कलाई पर बनी घड़ी पर नजर डालता था। मिनट की सुई रफ्ता रफ्ता 12 की तरफ बढ़ रही थी। आखिर 6 बज गए। सुबह की रोशनी नमदार हो चुकी थी और इर्द गिर्द के दरख्तों के परिंदे चहचहाते हुए अपनी रोजी की तलाश में रवाना हो रहे थे। अभी तक निगरानों में किसी की जानिब से इशारा नहीं मिला था और मेरे दिल में खदशात जागने लगे थे। मुमकिन है औरतें ज्यादा थकन की वजह से वापस जाने की बजाय यहीं रुक जाएं। इस सूरत में हमारा प्लान ही फेल हो जाता। मैं बेताब होकर टीले वाले निगरान से बात करने जा रहा था कि मेरे ईयरफोन में उसकी आवाज आई। सर, औरतें एक कार में सवार हो रही हैं, इनके साथ एक बूढ़ा ड्राइवर है। गुड, तुम होशियार रहो और टाइमिंग का ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहें सर, उसने जवाब दिया। दोनों जीपों के ड्राइवर तैयार थे। इशारा मिलते ही वो जीपें लाकर रास्ता बंद कर देते। ईयरफोन की आवाज आई, कार गेट से निकल चुकी है। इसमें डिक्की है? जी सर, खासी बड़ी है, उसने बताया। साथियों तैयार हो जाओ, मैंने कहा। पुराने मॉडल की बड़ी सी स्याह करोला कच्चे रास्ते पर हजकोले खाती नमदार हुई। जैसे हुई खास फासले तक आई, मेरे इशारे पर जीप हरकत में आई और उसने रास्ता बला कर दिया। स्याह कार रुकते ही जीप के नजदीक जा पहुंची थी। पूरे ड्राइवर ने खतरा भांप कर कार को बैक करना चाहा, लेकिन इस असना में दूसरी जीप झाड़ियों से निकलकर उसकी वापसी का रास्ता भी बंद कर चुकी थी। आनंद फन 4 मुसल्लह साथियों ने कार को घेर कर सबसे पहले ड्राइवर को उतार कर कार के बोनट पर औंधा लेटा दिया और उसकी तलाशी लेने लगे। बाकी 2 अफराद ने औरतों को नीचे उतरने को कहा तो वो चिल्लाने लगी, हम नीचे नहीं उतरेंगे। बको मत। एक औरत को घसीट कर नीचे उतारा गया तो बाकी खुद उतर आईं। इनके जिस्म थर थरा रहे थे। मैंने हुक्म दिया, अपने बुर्का उतार दो। जिसने 1 मिनट से ज्यादा लगाया उसे गोली मार दी जाएगी। प्लीज हमें मत मारो। हमने क्या किया है? वो गिड़गिड़ाते हुए बुर्का उतारने लगी। मिनट से भी पहले चारों बुर्का जमीन पर पड़े थे। बुर्के पर्दे के लिए नहीं थे, बल्कि वो अपनी शनाख्त छुपाना चाहती थी। एक तो अपनी शर्ट के बटन भी खोल रही थी। मैंने सख्त लहजे में उसे रोक दिया और अपने साथियों से कहा, इन्हें झाड़ियों में ले जाओ और कोई आवाज निकालें तो गोली मार देना। हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। एक 17-18 साल की लड़की बोली। कमसिनी के बावजूद उसमें लड़कियों वाली कोई बात नहीं थी। 2 अफराद इन्हें हनका कर झाड़ियों में लेके आए। 3 अफराद का इंतखाब मैं पहले ही कर चुका था। ये तीनों शरीर जिस्म के मालिक थे। मुनासिब कद के साथ बुर्का में इनकी मर्दानगी छुपी रह सकती थी। जिसकी आंखें खूबसूरत थीं उसे अगली नशिस्त पर बैठना था। इस दौरान में जबकि हमने बुर्का पहने, शकील खास जुबान में उमर रसीदा ड्राइवर को समझा रहा था कि वो कोई गलत हरकत करके मुकर्रर वक्त से पहले मरने की कोशिश न करे। उसने लरजती हुई आवाज में कहा, मैं कोई हरकत नहीं करूंगा, मुझे मत मारना, मैं सिर्फ ड्राइवर हूं। और चच्चा शर्म कर, इस उम्र में इन कोठे वालियों की चाकरी कर रहा है। एक ने उसे शर्म दिलाई। चाकरी कौन हरामी करता है साहब? वो भड़क कर बोला, ये सब मेरी भांजियां हैं। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम सिर्फ ड्राइवर हो। मैंने उसे घूरा, शराफत से कार में बैठो और याद रखना मैं तुम्हारे पीछे हूँगा। कोई गलत ख्याल भी दिल में आया तो पीछे से दिल में गोली उतार दूंगा। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उसने घबरा कर पूछा। वापस जहां से आए थे। मैंने नकाब दुरुस्त किया। और नहीं जी, मैं नहीं जाऊंगा, वो बहुत जालिम है। हम भी कुछ कम जालिम नहीं हैं। मैंने उसे यकीन दिलाया और पिस्तौल उसके माथे पर रख दिया। गोली चलाकर दिखाऊं? नहीं जी मैं जाऊंगा। उसने दोनों आंखों से पिस्तौल को देखकर लरजती आवाज में कहा, गुड चच्चा जी, अब अंदर बैठो और वापस चलो। मैंने उसे कार के अंदर धकेला और हम चारों भी सवार हो गए। मेरे मना करने के बावजूद शकील डिक्की में लेट गया। ये अंदर से बआसानी खुल सकती थी। मैं चाहता था कि वो बाद में आने वाली जीप पर सवार हो, मगर वो नहीं माना। दूसरी जीप में 4 अफराद और एक कुल लड़कियों पर निगरानी के लिए छोड़ दिया गया था। जैसी कार आगे बढ़ी, मैंने रेडियो पर निगरानों को होशियार रहने को कहा। इनका काम यह था कि जैसे ही अंदर मार्का गर्म हो, ये सामने आने वाले मुसल्ला अफराद को दूर मार राइफल का निशाना बनाते। मैं दरमियान में था क्योंकि मेरी जिसामत बाकी 3 की निस्बत से ज्यादा थी और मुझ पर शक किया जा सकता था, लेकिन शक तो कार के वापस आने पर भी हो सकता था। जैसे जैसे इमारत नजदीक आ रही थी, मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। ड्राइवर फिलहाल तो वही कर रहा था जो मैंने कहा था, लेकिन अंदर जाकर इसका क्या रद्द अमल होता ये अभी कहना दुश्वार था।
کار پھاٹک کے سامنے رکی۔ بوڑھے نے ہلکا سا ہارن دیا۔ میں نے اسے تیز ہارن دینے سے منع کیا تھا تاکہ اندر والے نہ چونکے۔ اور تو پھر آ گیا، ایک جاہل لہجے والے شخص نے باہر ہی جھانک کر کہا۔ کی گل لے، ایک بیوی کا ہار اندر رہ گیا جی۔ ڈرائیور نے کھڑکی سے سر نکال کر کہا۔ وہ لینا ہے ہار یا کچھ اور؟ جاہل شخص فحش انداز میں بولا۔ یہ ہار بھولنے والی تو نہیں ہے؟ وقت مت خراب کرو، دروازہ کھولو، ابھی واپس بھی جانا ہے۔ دروازہ تو اب نہیں کھلے گا، جس موہنی کا ہار ہے وہ اندر جا کر لے آئے۔ وہ چھوٹا گیٹ کھول کر باہر آیا۔ اگر وہ نہیں جا سکتی ہے تو بازو میں لے جاتے ہیں۔ بکواس مت کرو، مجھے میاں صاحب سے شکایت کرنا پڑے گی، بوڑھے نے ناراضی سے کہا۔ بیوی پیدل نہیں جا سکتی، رات بھر کی تھکی ہوئی ہے۔ وہ شخص جاہل ضرور تھا لیکن احمق نہیں۔ نزدیک آتے ہی اسے شک ہو گیا تھا اور اس نے اپنے شانے سے لٹکی رائفل کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ ہلکی سی آواز کے ساتھ اس کی پیشانی میں سرخ روشن دان بن گیا۔ میرے برابر میں بیٹھے شخص نے اسے اتنی پھرتی اور مہارت سے نشانہ بنایا تھا کہ مجھے بھی آواز آنے تک پتہ نہیں چلا کہ اسے گولی کس نے ماری ہے۔ اس کے گرتے ہی ہم تینوں پھرتی سے کار سے اتر آئے تھے۔ مقتول کے گرنے کی آواز نے اس کے ساتھی کو چونکا دیا اور وہ اضطراری طور پر سامنے آیا تھا کہ میرے ساتھی نے اسے بھی جہنم واصل کر دیا۔ تمہارا نشانہ واقعی لاجواب ہے، میں نے کہا اور دونوں لاشیں گھسیٹ کر گیٹ کے ساتھ ڈالنے کی ہدایت کی اور نگرانوں سے پوچھا، کیا صورتحال ہے؟ صاف ہے، دونوں افراد پھاٹک سے دور ہیں، انہیں گیٹ کی صورتحال کا علم نہیں ہے۔ گڈ، میں نے کہا اور پھاٹک سے اندر داخل ہو گیا۔ ڈرائیور کے برابر میں بیٹھے شخص نے اس کے سر پر پستول کا دستہ مار کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ ہم چاروں تیزی سے اندر داخل ہوئے تھے۔ نگران میں رہنمائی کر رہا تھا، ایک پہرے دار کوٹڑی والی سمت کی طرف کیا ہے، اب عمارت کے سامنے حصے میں آ رہا ہے۔ میں نے دو افراد کو اس سے نمٹنے کے لیے بھیجا اور عمارت کی طرف بڑھا۔ میرے ساتھ شکیل تھا، ایک ساتھی کو دوسرے گارڈ کی طرف بھیجا تھا۔ میں خود اس کھڑکی کی طرف بڑھا جس میں مجھے مونا اور سفیر نظر آئے تھے۔ میں نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو مجھے دھچکا لگا، کمرہ خالی نظر آ رہا تھا۔ مزید تسلی کے لیے میں نے کھڑکی کے اوپر چڑھ کر اندر دیکھا، کمرہ باقی خالی تھا۔ مونا اور سفیر اب وہاں نہیں تھے۔ کیا انہیں کمرے سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا تھا یا پھر اس جگہ سے ہی کہیں اور لے جایا گیا تھا؟ لیکن نہیں، رات بھر میں خود یہاں نگرانی کرتا رہا تھا، اس جگہ سے باہر کوئی نہیں گیا تھا۔ مونا اور سفیر کو لازماً عمارت کے اندر ہونا چاہیے تھا۔ گارڈز کی طرف بھیجے جانے والے افراد نے یکے بعد دیگرے انہیں ٹھکانے لگائے جانے کی اطلاع دی تھی۔ نگران نے بھی یہی بتایا کہ اب احاطے میں دشمن کا کوئی مسلح فرد نہیں تھا، جو بھی تھے وہ اندر ہی تھے۔ مزید 4 ساتھی عمارت کے احاطے میں آ گئے تھے۔ میں نے برقع اتار پھینکا اور عمارت کے اندر جانے کی راہ تلاش کرنے لگا۔ ایل کے کونے پر مجھے ایک دروازہ نظر آیا لیکن اس کے اندر ایک کنڈی لگی تھی۔ میں نے کنڈی والے حصے پر پستول رکھ کر فائر کیا تو ہلکی سی آواز کے ساتھ کنڈی اڑ گئی، دروازہ کھل گیا تھا۔ میں اندر داخل ہو رہا تھا کہ کوٹری کی جانب سے کسی نے شارٹ گن کا فائر کیا اور یہ دشمن کا فائر تھا، کیونکہ ہم میں سے کسی کے پاس شارٹ گن نہیں تھی۔ سب ہوشیار ہو جاؤ، میں نے مائک میں کہا۔ اس قسم کا سسٹم تھا کہ ایک بولتا تو سب آواز سنتے، کیونکہ ریڈیو کی فریکوینسی یکساں تھی۔ فائر ہوتی کھلبلی مچ گئی تھی، اندر سے چیخنے دھاڑنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ میں اور شکیل اندر گھسے تھے کہ ایک دروازے سے وہی گھنی مونچھوں والا بدماش نمودار ہوا جسے میں نے رات کو دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خوفناک سی رائفل تھی لیکن وہ اسے استعمال کرنے کی حسرت لیے اس دنیا ہی سے رخصت ہو گیا۔ میں نے اور شکیل نے بیک وقت فائر کیے تھے، نہ جانے وہ کس کی گولی سے مرا تھا۔ ایک انسان پر فائر کرتے ہوئے میرے ہاتھ لرز گئے تھے لیکن جلدی میں نے خود پر قابو پا لیا۔ اب عمارت کے مختلف حصوں سے فائرنگ کی بے تحاشا آوازیں آ رہی تھیں۔ درجن بھر آتی ہتھیار ہلاکت برسانے میں مصروف تھے۔ کم سے کم 5 افراد کے مارے جانے سے دشمن کی نفری میں خاصی کمی آ گئی تھی، مگر ان کی تعداد پھر بھی ہم سے زیادہ تھی۔ شکیل، مونا اور سفیر کو دیکھو، میں نے اس کمرے میں جھانکتے ہوئے کہا جس سے گھنی مونچھوں والا نکلا تھا۔ اندر وہی سیمی تن لڑکی بت بنی بیٹھی تھی، بت ان معنوں میں بھی کہ اس کے بدن پر لباس نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ میں دروازہ کھینچ کر باہر سے بند کر دیا۔ یہ خاصا معقول اور صاف ستھرا حصہ تھا اور یہاں شاید یہی وہ افراد تھے، لیکن تیسرا دروازہ کھلنے کے بعد مجھے اپنے خیال میں ترمیم کرنا پڑی تھی۔